Good morning, students. Today video is for class 11th Commerce BST. Today our topic is cooperative organization. आज हम जो हमने वेरियस फॉर्म्स पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशन की, आज हम उसमें से एक पढ़ेंगे, वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पार्टनरशिप, सौर पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसमें कुछ लोग मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, और उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वे आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वे मिलके उसमें इकट्ठे काम करते हैं और जो कॉमन पर्पस है उसे पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए इसे पढ़ते हैं। A cooperative form of business is a different form of business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. It works with the principle of each for all and all for each. देखिए जो कॉर्पोरेटिव फॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक कह सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइज जो है, जो पहले हमने पढ़े उनसे थोड़ी अलग टाइप की बिजनेस एंटरप्राइज है। इसका जो मेन मोटिव होता है इस तरह यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं है। इसका जो मोटिव है वो है आपस में जितने इसमें मेंबर ऐड होंगे उनकी म्यूचुअल हेल्प करना, यानी आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ये क्या बनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है? ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, है ना, यानी हेल्प, म्यूचुअल हेल्प, यानी एक तो सभी के लिए हेल्प करने की करते हैं, ये काम करते हैं, और सभी एक के लिए, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सब उसके लिए खड़े हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, इसका जो मोटिव है मेन वो है म्यूचुअल हेल्प। तो यानी इसमें अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस organization. Okay. In this, many persons are included in this and they work for mutual help. ठीक है, इसमें मिनिमम अगर हम कहें 10 यानी 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, वे आपस में मिलके कम से कम 10 मिलके एक सोसाइटी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए द कोऑपरेटिव सोसाइटी or organization is a voluntary association of persons who join together for mutual help. In a minimum of 10 persons are required to form a cooperative society. The registration of cooperative society is compulsory and the capital of cooperative organization is contributed by the members only in the form of share capital. The cooperative organization can raise loan from the bank. अब देखिए कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी ये लोग इच्छा से अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं। क्या है ये? वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, लोगों का एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जो अपनी इच्छा से एक संघ बनाते हैं वे मिलकर, और उसमें एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए वो इसे ज्वाइन करते हैं ना। और इसमें मिनिमम जो पर्सन है वो कितने हो सकता है? 10 हो सकते हैं। अगर कोई भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म यानी बनानी है तो उसके लिए कम से कम 10 मेंबर जरूरी हैं। ठीक है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कंपलसरी है। ठीक है, और जो वो पर्सन जिसमें इसमें जितने इंक्लूड होंगे वो अपनी जितने भी मेंबर इंक्लूड होंगे वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में अपना पैसा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन आल्सो फ्रॉम द बैंक। और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें जो पैसा ये रेज करते हैं वो बैंक से पैसा ये लोन के रूप में रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए ये वाली, कॉर्पोरेटिव इज ए फॉर्म, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है एच.सी. कैलवर्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? एच.सी. कैलवर्ट कि वो क्या कहता है कि कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटी है वो क्या है? कॉर्पोरेटिव इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन वॉलेंट्री एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ। ये कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है जिसमें कुछ पर्सन अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं
ठीक है। और किस बेस पर होते हैं वो? बेसिस ऑफ इक्वलिटी, यानी सब उसमें कौन होते हैं? सब इक्वल होते हैं, ठीक है। और किस लिए होते हैं वो? ताकि जो उनका अपना यानी देम सेल्फ, उनका जो हित है वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट कर सके। इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है अपना, हर कोई मेंबर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, तो वो क्या होता है? ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक इच्छा से बनाया गया एक संघ होता है जिसमें जितने भी पर्सन्स यानी जितने भी मेंबर्स इंक्लूड हैं वे अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं और एक्टिविटीज को करते हैं, ठीक है। यही आप जो एक इसकी डेफिनेशन है नोटबुक में भी नोट करें। Okay, अब आती है इसकी फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, कॉमन फीचर्स देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है वॉलेंट्री एसोसिएशन। हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है? ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है वॉलेंट्री, यानी कि इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से एक संघ बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है। कि एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ शी हैज द कॉमन इंटरेस्ट। कोई भी पर्सन इसे ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर उसका उसमें कॉमन इंटरेस्ट है। ही शी यानी कोई भी जो है इसे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, अपने कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी whenever they desire, so by giving a notice. There is no restriction on the entry or exit of members. They can join or leave the cooperative organization of their own will or wish. The membership is open all the members irrespective of their caste, creed or religion. अब देखिए इसमें ये एक ऐसा संघ है जिसे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है। और देखिए जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से। देखिए एनी फार्मर, अगर कोई किसान है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, कोई कंज्यूमर है वो कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। यानी अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मेंबर इस सोसाइटी को छोड़ भी सकता है अपनी, जब उसकी इच्छा होगी वो सोसाइटी को एक नोटिस देकर इस सोसाइटी में से अपनी मेंबरशिप को हटा सकता है, ठीक है। और इस तरह की जो सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसमें किसी भी मेंबर के आने या जाने पर यानी उसे एंट्री करने में और उसे एग्जिट करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कभी भी अपनी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी इच्छा से छोड़ सकता है, ठीक है, और कभी भी उसे ज्वाइन कर सकता है। और इसमें जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर हैं वो कोई भी कास्ट के हों, रिलीजियन के हों, वो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हर किसी के लिए ये जो सोसाइटी है वो ओपन है। तो वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन में यही है कि एक इच्छा से बनाया गया लोगों का एक संघ होता है जिसमें वो जब चाहे इसे ज्वाइन कर सकते, जब चाहे इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। अब सेकंड देखिए, लीगल स्टेटस। इट इज कंपल्सरी फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसके मीनिंग में कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। और एक जब उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस जो है माना जाता है, ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तभी वो अस्तित्व में आते हैं अपनी मेंबर्स के अलावा। अगर हम कहें मेंबर्स से अलग एक अस्तित्व में आती है तभी सोसाइटी जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है। इट कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओवन नेम एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओवन नेम, ठीक है। वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद और बेच सकती है सोसाइटी अपने नाम से, ठीक है। द डेट इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेसिटी हो जाती है किसी भी मेंबर की, तो उसका इफेक्ट इस सोसाइटी पर नहीं पड़ता, यानी सोसाइटी के अस्तित्व पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका क्या है? इसका लीगल स्टेटस है इस तरह की सोसाइटी का, इसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है
और आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसका लीगल स्टेटस होता है अपने मेंबर्स से अलग। लास्ट जो पॉइंट है आज जो हम पढ़ेंगे, इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी हम मैंने कहा था कि बार बार हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसके जितने मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड, यानी वो अपने पर्सनल एसेट से जो क्लेम है जो पे करना है इस तरह की सोसाइटी के द्वारा अपने क्रेडिटर्स को, वो जो मेंबर्स हैं वो पे नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी जो लाइबिलिटी है उनकी लिमिटेड है, यानी कि वो इस सोसाइटी के ही पैसे से, इस ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी पैसे से ही वो जो अमाउंट है वो क्रेडिटर्स का वो पे करेंगे। देखिए द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एक एज ए कैपिटल, यानी जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस हिस्से तक ही उनकी लाइबिलिटी है बनती है पे करने की, है ना, वही अमाउंट तक वो पे करेंगे लाइबिलिटी। ठीक है, जितने मेंबर्स ने जितना अपना कंट्रीब्यूट किया पैसा। तो बेटा जितनी आज फीचर्स और ये जो मीनिंग कराया आपको फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप पढ़ें और इसे नोट डाउन करें। आगे के जो इसके फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।